नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। और पेपर वन में भी हमारे यहाँ जो राजस्थान की हिस्ट्री जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 15 शब्दों के लिए छोटा क्वेश्चन है कि बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था, मतलब उसे आप क्या समझते हैं, या जो केस भी था क्या था। ये भी हो सकता है कि बीकानेर षड्यंत्र केस आप क्या समझते हैं, या बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ हमने लिखा कि महाराजा गंगा सिंह के लंदन गोलमेल सम्मेलन में जाने के पीछे सत्यनारायण राव, स्वामी गोपाल दास और सर्राफ आदि द्वारा दिग्दर्शन पत्रिका, दिग ऐसे दिग लिखना था, दिग लिख दिया, तो दिग्दर्शन पत्रिका में उनकी नीतियों का विरोध करना, प्रचार नहीं मतलब एक तरीके से विरोध करना था, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। तो ये एक तरीके से बीकानेर षड्यंत्र केस था कि भाई महाराजा गंगा सिंह वो तो लंदन चले गए गोलमेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और पीछे ये जो सत्यनारायण राव, स्वामी को जो है गोपाल दास, ये सराफा वगैरह ने क्या किया कि उनकी जो नीतियों का था दिग्दर्शन पत्रिका में एक तरीके से विरोध किया, या उनके खिलाफ वो जो खबरें छपवाई और उनका विरोध किया गया। तो बाद में आकर जो महाराजा ने उनको गिरफ्तार करा दिया, यही जो बीकानेर षड्यंत्र केस था। तो 15 शब्दों में हम यही लिख सकते हैं। हो सकता है इसमें और भी कुछ फैक्ट ऐड हो सकते हैं, उससे शायद हम उससे अवगत नहीं है, तो आप भी अपना जो है अमूल्य सुझाव दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इनको, इस फैक्ट को भी जो है शामिल किया जा सकता है, जिससे हमारा आंसर है वो बेटर बन जाए। और अगला जो क्वेश्चन है ये हमारे क्रांतिकारी है, जो महापुरुष के बारे में, राजस्थान के जो व्यक्तित्व की हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वहाँ से शायद ये क्वेश्चन बनाया है। तो राव गोपाल सिंह खर्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी हो सकता है, कौन थे ये भी हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन, हमने केवल इनका नाम लिया है। और हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि अजमेर के क्रांतिकारी नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध, जन जागृति, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। देखिए 15 शब्द वाला क्वेश्चन होता है या 2 नंबर का जब क्वेश्चन होता है तो हम उसमें ये नहीं लिख सकते अजमेर के क्रांतिकारी नेता, चलो ये लिख दिया उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, इतना हो सकता है। हमने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की, इसके आगे वाला जो है वो हमने कोमा कोमा करके लिखा। अब लिखो अंग्रेजी की नीतियों की, यह बार बार नहीं लिख सकते। राव गोपाल सिंह खरवा ने अंग्रेजों की नीति का विरोध किया, राव गोपाल सिंह खरवा ने जन जागृति फैलाई, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। बार बार उनका नाम नहीं लिखा, हमें कोमा कोमा लिख रहे हैं, बस यही लिखना होता है। और 4 से 5 फैक्ट याद आ जाते हैं हमारे, तो समझो 2 नंबर वाला है जो वो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब उसमें मार्क्स कितने देने हैं वो तो वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि 2 में से 2 तो बहुत रेयर केस में आते हैं। और 4-5 फैक्ट लिखते हैं तो 1 नंबर का हमने जुगाड़ कर लिया है। और अब 1.5 आगे जो यहाँ तक पहुँचना है तो 1.4 1.5 वो जो जितने भी देते हैं, लेकिन 2 में से 2 तो टॉपर के आते हैं, शायद टॉपर के भी नहीं, मतलब चांस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि टॉपर भी तो कौन होते हैं, 50% वाले टॉपर होते हैं। यानी कि मतलब कट ऑफ जाती है इस बार जो भी कट ऑफ गई है 3, एक मिनट, तो इस बार की जो कट ऑफ गई है वो 344, यानी कि 345 मान लेते हैं हम। और पेपर 800 का था, तो कम से कम 400 नंबर आते तो 50% होता है, लेकिन 50% अभी ये कम है, तो ये मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 1 नंबर आ जाता तो 50% से भी मतलब यानी कि ज़्यादा नंबर है, तो हम टॉपर्स की वो कहते हैं ना रेंज में। चलो आप भी बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो क्वेश्चन थे 15-15 शब्दों के। अब देखते हैं 5 नंबर का ये बड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं 50 शब्दों का। और ये क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में जन जागरण में आर्य समाज की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो राजस्थान के जन जागरण में आर्य समाज ने क्या रोल प्ले किया है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली, जयपुर व अजमेर आए थे। उन्होंने धर्म व वेदों के माध्यम से वैदिक कालीन ज्ञान, साहित्य और सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों, कर्मकांडों को छोड़ने और शिक्षा व सदाचार की बात कही। तो ये इस प्रकार हमने इनके बारे में लिखा। फिर लिखा उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, अजमेर में आर्य समाज की है जो स्थापना आदि पुस्तकीय एवं संस्थागत प्रयासों से उन्होंने जो है राजस्थान में एक उसके रूप में हम देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं इन्होंने जो पुस्तकीय और संस्थागत प्रयास किए, जिसके माध्यम से जो है राजस्थान में एक तरीके से जन जागरण फैलाना, समाज में उनकी भूमिका रही है। और दूसरी बात है कि आर्य समाज ने यही कहा है कि जो पुरानी कुरीतियाँ उसका विरोध कीजिए, वेदों की ओर लौटिए, वेदों के ज्ञान को अपनाइए, वेदों का जो धर्म का मार्ग है उसको अपनाइए। तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में यही फैक्ट लिख सकते हैं। तो आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे हमारे आंसर को और बेटर बनाया जा सके। नेक्स्ट, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी 5 नंबर का 50 शब्दों के लिए क्वेश्चन है कि विष्णु संप्रदाय पर टिप्पणी कीजिए। अब ये आपको बताना है 5 नंबर में।
देखो 2 नंबर में विष्णु संप्रदाय पर टिप्पणी करने का नहीं कहेगा 5 नंबर में या 2 नंबर में या 15 शब्दों में, क्योंकि वो सिर्फ विष्णु संप्रदाय लिख देगा। तो उसमें आप 2-3 फैक्ट या 4-5 फैक्ट जो है कोमा कोमा करके लिख सकते हैं। 5 नंबर में तो थोड़ा विस्तार से लिखा हमने, और अगर 10 नंबर में आता तो फिर हमें इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता हमने, और पूरे जो 100 शब्द लिखने होते। तो यहाँ हमने जो लिखा है कि राजस्थान में विष्णु संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी। देखो कहीं जम्बोजी होता है, कहीं जाम्बोजी, तो ये थोड़ा नाम में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि सही नहीं है, जम्बोजी होना चाहिए। और दूसरा, तो राजस्थान में विष्णु संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी द्वारा 29 नियमों के पालन के साथ शुरू की गई। और बीकानेर में मुक्तिधाम, मुकाम, तालवा नामक धार्मिक स्थल, इनकी समाधि व सामूहिक मेले के रूप में विष्णु समाज का सामूहिक सौहार्द वगैरह वहाँ देखा जाता है। तो ये है एक तरीके से। तो इसमें होता क्या है, एक तो है विष्णु समाज का सामुदायिक जो है सौहार्द है, वनों वन्य जीवों प्राणी मात्र की रक्षा, नित्य स्वच्छ एवं निर्मल हृदयमय व्यवहार, भाईचारे की भावना के ओतप्रोत आदि। तो ये चीज़ें तो हम देख सकते हैं इनके बारे में। फिर हमने विष्णु समाज के बारे में और लिखा कि इसी कड़ी में आगे अमृता देवी बिश्नोई द्वारा पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान से प्रकृति प्रेमी की मिसाल कायम की गई। विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव रक्षा खेजड़ी मेला भी विश्नोई जाति की देन है। तो देखिए हमने इसमें बहुत कुछ ऐड करने की कोशिश की। अब केवल हम यहाँ हमने विश्नोई समाज के धार्मिक पक्ष की बात कर दी, साथ में सांस्कृतिक पक्ष की भी बात कर दी, और यहाँ उनकी जो वन प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, या फिर जो उनके पर्यावरण के प्रति योगदान है वो अमृता देवी जी का हो, या जो मतलब एक सामान्य विष्णु धर्म के ही नियम कानून है जिसमें बहुत सारे लोग इनकी जो पालना करते हैं, तो वो भी इसने शामिल कर दिया। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसके जो सभी मतलब स्टेप नाम की एक तकनीक होती है आंसर लिखने की, कि स्टेप फॉलो कीजिए, यानी कि उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, सोशोलॉजी की या सोशोलॉजिकल सामाजिक उसका पक्ष क्या हो सकता है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल पक्ष, तकनीकी पक्ष उसका क्या हो सकता है। तीसरा है एनवायरमेंटल या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स उसका क्या हो सकता है। और तीसरा है मतलब प्रेजेंट में एक तरीके से कह सकते हैं हम, तो उसका क्या सिनेरियो है वो हम करंट अफेयर के हिसाब से प्रेजेंट में उसका रोल क्या हो सकता है। तो ये जो हम इसकी शामिल कर सकते हैं, साथ ही इसको साइकोलॉजिकल जोड़ सकते हैं कि साइकोलॉजिकल उसका फैक्ट क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है स्टेप, यानी स्टेप फॉलो की जब भी कोई आंसर लिखना हो। अब मान लीजिए कोई फैक्ट याद नहीं आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा मतलब याद नहीं आ रहा, तो ये तकनीक आप जरूर अपनाइएगा। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं इसको, मान लीजिए कोई भी आंसर लिखना है XYZ, कोई क्वेश्चन आया और अब आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में कोई 1-2 फैक्ट याद है, कोई और चीज़ें याद नहीं आ रही, तो आप सीधी स्टेप तकनीकी अपनाइए। स्टेप तकनीकी मतलब यहाँ आप देख लिए एस मतलब सोशियोलॉजिकल सामाजिक एस्पेक्ट हो सकता है, इसका सोशल एस्पेक्ट देख लिया हमने। दूसरा है इसका साइंटिफिक जो एक्सपेक्ट क्या है या पक्ष क्या है, वैज्ञानिक इसका जो व्यू वो भी देख सकते हैं। और टी से तकनीकी इसका कि भाई क्या पक्ष हैं, तकनीकी पक्ष वो देख सकते हैं। ई से इसका इकोनॉमिकली हो जाएगा और एनवायरमेंटली हो जाएगा, तो मतलब आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से इसका क्या योगदान है वो देख लीजिए। और पी से प्रेजेंट सिनेरियो में करंट अफेयर भी हो गया इसका। और पी से साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपको बताएं ऐसे शुरू होती है PSY। तो ये जो पी मतलब यानी साइकोलॉजिकल उसका क्या एस्पेक्ट है, और साथ ही प्रेजेंट सिनेरियो में या फिर प्रेजेंट में या फिर कह सकते हैं करंट अफेयर में उसका क्या रोल है। आप कोई भी आंसर ऐसा लिखोगे तो अपने आप आपको जो है 5-7 पॉइंट याद आ जाएंगे। वो शायद 10 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन हो। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में स्टेपल तकनीक है, 3-4 जो फैक्ट अपने आप याद आ जाते हैं, तो ये तो काम बन जाएगा। इसमें भी आप कुछ अपने मन से लिख रहे हो लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा हो, तो सोच नहीं पा रहे हो, तो ये आप हर क्वेश्चन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब देख लीजिए कि हिंदी में व्याकरण है वहाँ मतलब क्या आप ये स्टेप फेल है। इसके तो हर तकनीकी ये हर एक चीज़ की कुछ लिमिट होती है, वहाँ जाके वो फेल हो जाती है। तो ये स्टेप है जो GS में ही काम आएगी आपके, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी इंग्लिश में 4th पेपर में मुझे बहुत कम लगी है। लेकिन ऐसे में अगर कुछ ऐसे लिख रहे हो तो उसमें ये तकनीक अपना सकते हो। या फिर मैं ये कह रहा हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा हो जिसमें आपको उसके बहुपक्षीय उसका वर्णन करना है या उसके और पक्षों के बारे में जानना है, उस समय आपको याद नहीं आ रहे, तो ये तकनीक अपनाइए, आप स्टेप फॉलो कीजिए। तो इसके भी दो क्या हो गए, ये अक्सर 4 स्टेप मतलब 4 वर्ड है, 4 लेटर है, लेकिन इसके भी 8 हो जाते हैं क्योंकि इंटू 2 कर दो इनको। हर जो एक लेटर के 2 एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, उसको हमने 2 बताया, तो आप 8 जो पॉइंट हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं ये तकनीकी अपना के। बताइएगा ये तकनीक कैसी लगी। आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और क्वेश्चन बहुत याद आएंगे आपको अब इसमें। अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, और यह है 10 नंबर का, राजस्थान के इतिहास से ही कि राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार किए जाने के कारण तथा परिणामों का वर्णन कीजिए। पहले तो कारण बताना है कि उन्होंने अंग्रेजी से जो संरक्षण स्वीकार क्यों किया, और साधारण भाषा में कहे तो अंग्रेजों के साथ संधियाँ क्यों की, और दूसरा है परिणामों का वर्णन कीजिए, वो संध्या करने के बाद उसके परिणाम क्या रहे। तो आपको ये दोनों समझाने, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ से शुरू किया है
कि राजस्थान के शासक मुगल ही नहीं बल्कि मुस्लिम एवं तुर्क अफगानों व अंततः मराठों के भय से हमेशा संरक्षणवादी नीति के पक्षकार रहे। तो ये हमेशा से यानी कि अपने साम्राज्य को कौन बसाना नहीं चाहता है, और कौन चाहता है कि हम तो बस युद्ध करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बस कोई आए और हमें लड़े बोले हरा के जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपने जो साम्राज्य है या जो राज्य होता है उसकी सुरक्षा की चिंता होती है, खास करके राजा तो को होगी क्योंकि वो प्रजा का मालिक है और वो लापरवाह बेपरवाह नहीं हो सकता है, उसको हमेशा सजग जिम्मेदार रहना है, क्योंकि वो दूसरों की एक तरीके से प्रतिनिधि है दूसरों का, और दूसरों की रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। तो ये हम कह सकते हैं। आगे हमने लिखा कि ये संरक्षणवादी नीति के पक्षकार रहे, इसलिए विभिन्न उत्तर दक्षिण आक्रांतों के भय व मुख्यतः मराठों के प्रभाव से अंग्रेजों से संधि की। अब उन्होंने देखा है कि प्राचीन काल से भी, जैसे ये हम देखते हैं आधुनिक काल में भी, जो मुगल आक्रमण होते हैं या मुगलों के आक्रमण होते हैं और भी विदेशी आक्रमण होते हैं, फ्रांसीसी आ रहे थे बाहर से, अंग्रेज अकेले थोड़ी है, फ्रांसीसी डनीसी है, इतने सबको आए पुर्तगाली वगैरह। तो कहीं ना कहीं राज्य के जो राजाओं को भी लगा कि भाई और भी कोई आ सकता है, ऐसे आ रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना अंग्रेजों के साथ संधि की जाए। तो अब हमने ऊपर दो बातें यानी कि दो बातें इसके बारे में लिख दी, एक तरीके से हम कह सकते भूमिका में, या फिर जो समझा दिया हमने कि इस प्रकार से थे और उनको भय लग रहा था, इस वजह से उन्होंने जो संरक्षण की संधियाँ की। अब देखते हैं कि इसके कारण, और कारण हमने जो इस प्रकार लिखे कि राजस्थान में राजशाही वो सामंती व्यवस्था से अधिशेष उत्पादन, इतना धन होता उत्पन्न होता है कि भाई खाद्यान्न वगैरह जो पूर्ति हो जाती है उसके बाद जो बच जाता है उससे भी, या जो आवश्यक होता है उससे भी ज़्यादा उत्पादन होता है, उसे अधिशेष कहा जाता है। तो अधिशेष जो उत्पादन वो भू राजस्व की अधिक मात्रा में प्राप्ति से विभिन्न आक्रांताओं द्वारा दबाव व अवसर के रूप में देखना, यानी कि एक तो उन्होंने दबाव बना लिया, भाई बाहरी आक्रांत थे, अंग्रेज हो, सब मराठा आ रहे थे, मराठा धन लूट के लेके जाते थे, ऐसा था। और बाई जो भी आक्रांत था मुगल वगैरह ये आए तो ये भी क्या करते थे, यहाँ धन लूटने के लिए, गजनी वगैरह वो, अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी गजनी वगैरह वो भी धन लूटने के लिए आए थे। तो बाई जो आक्रांत थे और अंग्रेज भी धन ही लूट रहे थे यहाँ से, जो हम कहते हैं ना धन का एक प्रवाह दो दोन हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भी कहा था, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी कहा था कि भारत से हैं जो एक तरफा धन का मनी फ्लो हो रहा है, तो वो भी समझाया था। तो इसमें एक तो बात यह हो गई कि कहीं ना कहीं उनको एक अवसर भी दिख रहा था, और दूसरा एक तरीके से वो दबाव भी बना रहे थे, बाह्य आक्रांता एक तरीके से उनके आदि से उत्पन्न हो रहा था, और टैक्स ज़्यादा होता है तो वहाँ देखो कौन आना चाहता है, और तो ये अवसर के रूप में भी देख रहे थे, दबाव अवसर के रूप में देखना चाहते। लंबे समय से मुस्लिम सत्ता के अधीन से नेतृत्वहीन शासन व्यवस्था, लंबे समय तक एक तो मुस्लिम जो यानी कि मराठों से तुरंत पहले, या अंग्रेजों के तुरंत पहले हम देखें तो अंग्रेजों के समकालीन थे कुछ मुगल बादशाह, तो हम ये कह सकते हैं। तो वो कह सकते नेतृत्वहीन शासन व्यवस्था थी, यानी कोई खास शासक भी नहीं आए, वो मुगलों से बार बार पराजित हो रहे थे, या तो खुद को कहीं कहीं उसमें भी ऐसा लगा हारे हुए समझ रहे थे अपने आप को, वापस उठ खड़े नहीं हो रहे थे, और उतना वो जो उनका पराक्रम था पहले के जैसे वो नहीं हो पा रहा। तो कहीं हम कह सकते हैं नेतृत्वहीन शासन व्यवस्था आ गई। विशाल साम्राज्य थे तो बहुत बड़े, अब बड़े साम्राज्य को संभालना भी तो उसके लिए संसाधन भी चाहिए होते हैं, उसकी सुरक्षा अक्षुण्ण रखना बहुत मुश्किल होता है। स्थापत्य, किले, दुर्ग व प्राकृतिक रमणीय स्थलों की उपलब्धता के साथ साथ अपार प्राकृतिक संसाधन, अशिक्षा जनता का शासकों को जो ईश्वरीय रूप मानना, शासकों की शोषणकारी नीतियाँ, अंग्रेजों की दूरदर्शिता, साम्राज्यवादी नीति, और शासकों और सामंतों राजाओं की आपसी मतभेदवादी नीतियाँ, ये सब कारण जिम्मेदार थे किसमें, कि अंग्रेजों को जो अंततः हार के यानी कि हम कह सकते हैं राजाओं को, या राजस्थान के जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने ब्रिटिश संधियाँ करनी पड़ी। तो वो आपस में भी लड़ रहे थे, दूसरी बात बाहर से भी उड़ रहे थे आक्रांत हो, फिर धीरे धीरे वो यानी कि जनता पे भी शोषण कर रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण थे, तो हमने कोमा कोमा करके बहुत सारे पॉइंट यहाँ लिख दिए। अब देखो यहाँ पॉइंट डाल के ऐसे लिखते तो देखो इतनी लाइन भर जाती, तो हमने ये सोचा क्यों नहीं इसको कोमा कोमा करके लिखा जाए। तो इस प्रकार हमने इतने सारे इसमें पॉइंट ऐड करने की कोशिश की, और ये तो जो थे कारण, इस कारण जो है अंततः ब्रिटिश संधियाँ हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके परिणाम क्या रहे। परिणाम हम देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, सर्वप्रथम यही हुआ कि भारत में एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, धन का दोहन शुरू हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो गया और धन का दोहन शुरू हो गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा ही था कि भारत से जो एक तरफा मनी फ्लो हो रहा है ब्रिटेन में। और अगला हमने लिखा कि भारतीय शासकों की ब्रिटिश सत्ता पर पूर्ण विश्वास में भावना, बस कि हमारे तो रक्षक यही है, माई बाप यही है, हमें तो बसाएंगे, तो कौन बचा सकते हैं भाई आक्रांतों से जो भी है, तो ये अंग्रेज ही बसाएंगे। अरे भैया अंग्रेज बसाएंगे तो आपको पता है वेलेस्ली वगैरह ने सहायक संधियाँ की थी, वो तो यानी कि वो एक तरीके से कि आप बाह्य किसी भी ब्रिटेन के अलावा किसी भी विदेशी से कोई संधि नहीं कर सकते, और आपको सेना रखनी पड़ेगी, हमें धन देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा, तब हम आपकी सुरक्षा कर पाएंगे। इस प्रकार की कुछ नीतियाँ थी। तो ये हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता बढ़ गई उनकी। फिर आ गया मुस्लिम, बाह्य, मराठा आदि आक्रमणकारियों से सुरक्षा। ये तो यानी कि सहायक संधियों में एक तरीके से कहा जाता है हम बाह्य आक्रमण की सुरक्षा करेंगे आपकी।
अंग्रेज की नीतियों ने किसानों पर कर भार, इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने किसानों नीतियों कर भार मतलब बनी कि कर टैक्स कैसे लेते, राजा महाराजाओं से लेते थे अंग्रेज, और राजा महाराजा किस किसानों पे या कृषकों पे या जो मजदूर गरीब मजदूर वर्ग था उस पर दबाव डालते थे। और शासकों को सीमित शासन संसाधनों का दोहन शुरू हुआ। अब शासकों को क्या सीमित संसाधन एक तरह से शासन हो गया, क्योंकि दो सरकारें काम करने लगी, एक तरह जो ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी और इनको है जो वो ठीक है राजा बना के बैठा दिया, बाकी उनको मोहरा बना के यूज़ कौन कर रहे थे, उनको एक तरीके से अंग्रेज यूज़ कर रहे थे। और संसाधनों का दोहन हो ही रहा, हम बार बार इसका जिक्र कर ही रहे हैं। फिर इसमें बाद जो हमने एक पॉजिटिव अप्रोच डालने की कोशिश की है, अब हो सकता है कि हमारी गलत है सही है क्या पक्ष हो सकता है, या फिर ये हमारे जो है खतरनाक कदम भी साबित हो सकता है। हमने इसमें लिखा है कि इसके उपरांत भी भारत में रेलवे, भारतीय कच्चे माल का जो निर्यात, पक्के माल का आयात से रोजगार की संभावना बढ़ी। रेलवे ने जाति, लिंग, धर्म, नस्लीय भेदभाव को दूर कर सांप्रदायिक सद्भावना की पहचान दी, मतलब सभी एक साथ बैठ के यात्रा कर सकते हैं। और शासकों को उचित शासकीय रणनीति कौशल, जनता पर कम दबाव व प्रभावकारी नीतियों का निर्माण एवं शासन पर मजबूत का पकड़ आधार मजबूत हुआ। अब देखो ये भी हमने एक पक्ष कहते हैं ना, क्वेश्चन के एंड में जो एक पॉजिटिव अप्रोच आपको लगानी चाहिए, हाँ इसके कारण थे वो भी बता दिए हमने, इसके जो एक तरीके से परिणाम थे वो भी बता दिए। लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजों ने ये कुछ भी तो किया है। अब रेलवे का हमने कुछ अच्छा उदाहरण दे दिया कि यहाँ जाति धर्म भेदभाव सब छोड़ छाड़ के लोग एक तरीके एक ही छत के नीचे यात्रा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सहिष्णुता है उसको बढ़ावा मिला है। और दूसरी बात, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े, और ये भी कुछ जो पक्ष थे, यानी अंग्रेजों के साथ नीतियाँ थी फिर भी हमारे ये कुछ पक्ष या मजबूत हुए। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता था जिससे क्वेश्चन और बेटर हो सकता था, और क्या हमारा जो अंत में ये अप्रोच यानी कि गुड अप्रोच वाला या पॉजिटिव अप्रोच पे क्वेश्चन को ख़त्म करने वाली ये रणनीति इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के प्रति कारगर साबित होती है, या फिर ये एक रिस्क ही हमारे लिए साबित होगी। कहते हैं रिस्क भी बहुत समझ के लेना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं। बाकी आप बताइए और भी कुछ इसमें सुधार करने की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए, आपके सुझाव हैं या मूल्य कह सकते हैं जो सजेशन है वो ज़रूर दीजिए, जिससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आज के इस क्वेश्चन से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी प्रकार हम और क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। और अगर हमारा वीडियो या प्रयास पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।